मुझे कोई शक नहीं है, गुरखाज आर द बेस्ट एंड दे विल ऑलवेज डिलीवर। जहां भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे। और के साथ कह सकते कोई भी गुरखा एलएसी के उस तरफ कभी मुझे मुझसे ही लड़ते दिखेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्ट्रेटेजिक वॉइस में आप सभी का स्वागत है। नेपाली गोरखा वैगनर आर्मी से जुड़ सकते हैं या जुड़ चुके हैं। ये खबरें लगातार इंटरनेशनल मीडिया में घूम रही हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो गोरखा भारत के साथ मिलकर भारत के दुश्मनों से लड़ता था, अगर वो वैगनर आर्मी में जा रहा है तो इसका अंजाम क्या होगा। और अगर यही गोरखा चीन और पाकिस्तान की फौज में भर्ती हो जाते हैं तो फिर क्या होगा जब एलएसी और एलओसी के पार इनकी डिप्लॉयमेंट होगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बातचीत करनी चाहिए। और क्या भारत सरकार गोरखाओं के लिए अग्निपथ के अंदर कोई फेरबदल नहीं कर सकती है, इसको भी हम समझेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज ये भारत के सामने आ चुका है। और अगर ये गोरखा वापस नेपाल लौटते हैं और फिर क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनको समझने की आज कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, जो कि 34 साल जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट के साथ निकाले हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या इंपैक्ट और इफेक्ट आने वाले वक्त में पड़ सकता है। साहब, ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सर, लंबा सर्व आपने गोरखा रेजिमेंट में किया है और उसी को लेकर मुझे बात करनी थी आपसे। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई और इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं कि जो नेपाली गोरखा हैं वो वैगनर आर्मी में या तो शामिल हो चुके हैं या हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने खुद ऐलान किया है कि जो भी रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ेगा उसको हम नागरिकता भी देंगे और मोटा पैसा भी देंगे। किस प्रकार से इस खबर को आप देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं करीब 34.5 साल मैंने गोरखास के साथ नौकरी करी है रिटायरमेंट से पहले। और मुझे बहुत अभिमान है गोरखा ट्रूप्स पे और इनकी हिस्ट्री, इनकी वो जो होती है हिस्ट्री बहुत रिच है और बड़े अच्छे वॉरियर माने जाते हैं। करीब 200 साल से ये पहले ब्रिटिश राज में और बाद में इंडियन आर्मी के साथ काम करते रहे हैं। और बेसिकली नेपाल एक बहुत छोटा राज्य है, तो उसमें इस प्रकार से बहुत सी नौकरियां, एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। तो हम पुराने जमाने से ये लोग एक मशीनरी का काम करते रहे हैं। पहले भी देखिए, अभी भी सिंगापुर में, फ्रांस में और इंग्लैंड में गोरखा ट्रूप्स जो है एम्प्लॉयड हैं। यहाँ तक कि अभी ब्रिटिश जब वो थे अफगानिस्तान में थे, तो अफगानिस्तान में भी बहुत से मशीनरी इन्होंने एम्प्लॉय किए थे नेपाल से। तो गोरखास को ये कहना कि वो डेंजरस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेरी सेल्फलेस वॉरियर्स हैं। इनको कहीं भी और बड़े डिसिप्लिन सोल्जर्स माने जाते हैं, बहुत अच्छे वॉरियर्स माने जाते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी में इनको बहुत करीब, मेरी अपने जो 9 गोरखा राइफल्स हैं वो भी 1732 से उसमें गोरखास थे। तो आप समझिए, हाँ, तो ये बहुत पुरानी इनकी हिस्ट्री रही है। जहां तक नेपाल का सवाल है, अगर नेपाल में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी तो कब करी हमारे अपनी इन्फेंट आर्मी में, इंडियन आर्मी में करीब 44 यूनिटें हैं ऐसी जिसमें गोरखास का रिक्रूटमेंट होता रहा है। बिल्कुल सर, और आगे भी होता रहेगा। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि जब एक सर्टेन लिमिट के आगे एब्जॉर्प्शन इनका हम भी नहीं कर सकते। और इवन यूनाइटेड किंगडम में भी उतना अब्जॉर्प्शन नहीं भाई। कई उन्होंने गोरखा यूनिट हांगकांग के जाने के बाद डीमोबिलाइज भी की थी। तो उसी तरह से इंडियन आर्मी में भी थोड़ा एक लिमिटेड स्ट्रेंथ तक अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज हुई, अग्निवीर आने के बाद थोड़ा अट्रैक्शन इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट का भी उनका थोड़ा कम हुआ है, रुझान कम हुआ है, क्योंकि कुछ हर आदमी एक परमानेंसी चाहता है। लेकिन ये भी विचार करना चाहिए, वैगनार आर्मी में भी कोई परमानेंसी नहीं है।
वो भी एक मशीनरी प्रकार का इस्तेमाल है, जो कि इस्तेमाल होके उनको फिर वो अबैंडन कर दिया जाएगा। मैं तो यही, हाँ, 1 मिनट और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हमेशा से एक ही राज्य है हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में, वो एक नेपाल था, जो कि हिंदू किंगडम थी। उसके बाद वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश हुई, लेकिन जो उनके यहाँ के जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सुविधा नहीं प्रदान कर पाई। तो एक जवान जो बड़ा होता है उसको भी कोई नौकरी चाहिए, तो उसको जहां पे अच्छा पैसा मिलता है वहां जाता है। और जहां तक वैगनार फौज है, ये लोग खुद मशीनरीज हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनका इस्तेमाल सीरिया तक में किया गया है, अफगानिस्तान में किया गया है, और इनको अभी भी जो यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर चल रही उसमें भी इनका ये मशीनरी फौज की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा जब नुकसान हो जाए फ्रंट लाइन पे, तो फिर उसमें वो मशीनरीज को ये ढूंढने लगे हैं, इसलिए गुरखास को एम्प्लॉय करने की जरूरत है। उसमें उन्होंने एक अट्रैक्शन भी दिया है। अट्रैक्शन ये दिया है कि 1 साल तक अगर आप नौकरी कर लेंगे तो आपको रशिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो एक ये, और कोई भी गरीब स्टेट जो होता है, कोई भी कंट्री होती है, वहां से अच्छे अपनी बढ़ोतरी के लिए हर आदमी कोशिश करता है। उस प्रकार का एक ये पहल मुझे लगती है। 2-3 चीजें जो मैं समझना चाहता था सर, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है कि पिछले 3 साल से नेपाल से कोई भर्ती जो है की नहीं हुई है। अग्निवीर की भर्तियां नहीं हुई अग्निवीर से पहले, और अग्निवीर की भर्ती में गोरखा आने को तैयार नहीं है। तो ये जो भारत की गोरखा रेजिमेंट है, अगर नेपाल से गोरखा नहीं आते हैं तो कितना बड़ा असर डलेगा। और जो भारत में गोरखाज हैं, क्योंकि बसे हुए काफी गोरखा यहां पर भी हैं, क्या वो उनकी भरपाई कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक लुम्बिनी अंचल है जो तराई रीजन कहलाता है नेपाल का, वो, और हम लोग, हमारा और नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल पोरस बॉर्डर है। आपको वीजा की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत, आप जब चाहें उधर जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं। तो बहुत से लोग अपने अपने परिवार की परवरिश के लिए अच्छी जगह ढूंढने, और जहां पे ज्यादा कमाई हो सके वो कोशिश करते हैं ढूंढने की। काफी हद तक गुरखा जो है पहाड़ों से उतर के और तराई रीजन में आए थे, और तराई से भी बहुत से गुरखा जो है आके इंडिया में सेटल हो गए। और ये एक मौलिक जिम्मेवारी हो जाती है भारत सरकार की कि उनको उनकी परवरिश करे, उनकी देखभाल करे, उनको अच्छी नौकरी मुहैया करे। जब हमारे अपने घर में, अपने ही देश में बहुत से गुरखाज अवेलेबल है जिनको अच्छी नौकरी के सुविधा दी जा सकती है, तो हर देश पहले अपने नागरिकों की देखभाल करती है, बाद में किसी और की। उस हिसाब से मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी के गुरखाज में कोई भी कमी नहीं आएगी। हमें गुरखाज रिक्रूटमेंट में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है नेपाली से, बीच में टोक रहा हूं, सगौली की संधि 1815 भारत ब्रिटेन नेपाल के बीच होती है, उसका क्या होगा सर? नहीं, वो संधि अभी भी कायम है और उसके मुताबिक से भर्ती होती रहेगी। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, भर्ती होती है। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर हमारा, देखिए, हमारे और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है, और हमारी उनसे जड़ें बहुत मजबूत हैं। यहाँ रामचंद्र जी की ससुराल तक जो है वो नेपाल में है, और इस तरह से हम लोग का इतनी जड़ें मजबूत हैं कि दोनों से रिश्तों को कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। और ये अगर सोचना, और अगर आप देखिए, चाहे रिलीजन हो, हमारा धर्म हो, हमारे रीत रिवाज हो, हर प्रकार से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो तो हमारा हमेशा से भाई भाई का रिश्ता रहेगा। और ये एक मौलिक जिम्मेवारी इंडिया की भी रहेगी कि उसमें टोटल डिजास्टर ना हो, और हम लोग उनको यहाँ पे नौकरियां मुहैया कराते रहे, हर प्रकार से नेपाली सरकार की मदद करते रहे। लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश में चाइना हमेशा लगा रहता है, पाकिस्तान लगा रहता है।
वो बहुत सी चीजें आपको भी पता होगा कि कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह नेपाल की सरकार एंटी इंडिया पॉलिसी अख्तियार करे। तो जिसको कभी कभी ऐसे उसकी वजह से रोड़े अटकते हैं, स्पीड ब्रेकर बनते आते हैं, जिनको पार कर लेने में हमारी सरकार में काफी काबिलियत है और कर लेती है। ठीक, लेकिन एक चीज और इसी से जुड़ा, क्योंकि चीन का जिक्र सामने आया, ऐसी खबरें सामने आई कि जिनपिंग भी एक पहल कर रहे हैं कि गोरखा की 1 से 2 रेजिमेंट जो हैं उनके साथ हो। भाई पाकिस्तान भी इस कोशिश में लगा हुआ है। जिस वक्त भारत के अंदर एनरोलमेंट नहीं हो रही है, चीन और पाकिस्तान दोनों इस कोशिश में है कि आप रूस मत जाइए, आप हमारे पास आइए, पीएलए में शामिल होइए। अगर जो गोरखा एलएसी के इस तरफ थे वॉरियर बन के, वो ही गोरखा अगर आपको एलएसी के उस पार मिलते हैं और एलओसी के उस पार मिलते हैं, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा सर? राजेश जी, पहली बात तो मैं आपको कह दूं, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, कोई भी गोरखा एलएसी के उस तरफ कभी मुझे मुझसे ही लड़ते दिखेगा नहीं। क्योंकि मैं 35 साल उनके साथ रहा हूं, उनके तौर तरीके हर तरीके से मैं वाकिफ हूं। कभी भी वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जो कि उनकी, और जब जब रोज कंधे से कंधा मिला के जो रोज सोल्जर आज भी लड़ते हों, उसी एलएसी पे लड़ते हों दूसरी तरफ, तो उनको ये समझना कि 4 मशीनरी उधर आके कोई वो कर देंगे तो वो आसान नहीं है। आप ये भी देख लीजिए कि हम लोग का, अब फिर से बोलता हूँ, रहन सहन बिल्कुल एक जैसा है, जो कि कम से कम 180 डिग्री ऑपोजिट है। चाहे भाषा हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे धार्मिक प्रवृत्ति हो, हर प्रकार से हम लोग का एक ही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कभी नौबत आएगी। हाँ, अगर चाइना को गुरखास को रिक्रूट करना था, जब हम 1988 या 89 में जब हांगकांग टूटा था, उस वक्त जो गुरखा यूनिट्स थी हांगकांग में, अगर उसको वो अपने में सम्मिलित कर लेते तो उस वक्त की बात और थी। तब वो यूनिट, वो क्योंकि कल्चरली वहां पे काफी एडजस्टेड थी, लेकिन वो नहीं हुआ और वो ज्यादातर यूनिट माइग्रेट कर गई, जो यूके चली गई, और बहुत सी डिसबैंड कर दी गई, कुछ सिंगापुर में है। तो मुझे नहीं लगता कि अब चाइना के साथ सम्मिलित होकर किसी तरह से भी एक टेंट के अंदर दो लोग रह पाएंगे। ये मेरा अपना विचार है। एक चीज और जो मैं समझना चाहता था, क्योंकि वैगनर आर्मी के ऊपर भी कई रिस्ट्रिक्शन लगने वाली हैं, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है, और जिस प्रकार से पुतिन के खिलाफ वैगनर ने स्टैंड लिया, अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन भी और रूस भी वैगनर को सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर ये गोरखा जो वैगनर में जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, वो अगर वापस नेपाल लौटते हैं, तो जो वैगनर की सोच है वो भी नेपाल आएगी, और माओवाद से नेपाल पीड़ित रहा है, तो कितनी बड़ी चुनौती नेपाल के लिए भी होगी और भारत के लिए भी, क्योंकि सीमाएं लगती हुई हैं सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि देखिए, अगर कोई जाके, हालांकि ये टेन्योर जो जहां तक मैंने पढ़ा है कि 1 साल उसके बाद सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन ये एक दूर से कैरेट दिखाने वाली बात है। और अगर वापस आए तो मेरे ख्याल से नेपाल में काफी टर्मोइल होने की हो सकता है। और मुझे काफी, हम लोग के लिए भी काफी दिक्कत हो सकती है अगर नेपाल में आके बहुत से गुरखा जो मशीनरी है वापस आ जाते हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नेपाल में ही नहीं, हमारे तराई रीजन, यूपी में, बिहार में, बंगाल में जो जुड़े हुए राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश में, इनमें भी इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। देखिए, मैं कुछ देख चुका हूं जहां पे बॉर्डर के इस तरफ आके क्राइम करके और फिर वापस चले जाते हैं। ये बांग्लादेश से भी होता था, बॉर्डर पे होता है, और उसी प्रकार से नेपाल से भी होता है, जिसको काफी हद तक अरेस्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और नेपाल की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नेपाल सरकार में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतने सारे लोगों को नौकरी मुहैया करा सके, तो इसीलिए मशीनरीज अपने लिए नौकरी ढूंढते हैं। मैं तो यही अनुरोध करूंगा सभी नेपालियों से कि अपने अच्छे समाज में एक अच्छे प्रहरी की रोल अदा करें, ना कि उसके साथ किसी गुंडे मवाली के साथ किसी प्रकार के।
मैं एक आखिरी सवाल, उसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। आपने इतना लंबा सर्व किया है सर, 33.5 से 34 साल आपने गोरखा रेजिमेंट के साथ निकाले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को एक रियायत देनी चाहिए नेपाली गोरखाओं के लिए अग्निवीर के अंदर, या लॉन्ग टर्म सर्विस उनको दी जाए, या फिर उन्हें कहा जाए कि जो हमारे यहाँ पर अर्धसैनिक बल है उसमें भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी? क्या इस प्रकार की पहल नहीं की जा सकती है? देखिए, अग्निवीर अभी टेस्ट बेड पे ही है। उसका सही क्या नतीजा निकलेगा उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये तो फ्यूचर में पता चलेगा उसका क्या असर होता है। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और इंटीरियर में जाके रिक्रूट करने चाहिए लोग। देखिए, पहले 14 एक वो होते थे पेंशन पेइंग ऑफिसर्स होते थे पूरे नेपाल में, जहां इंडियन मेडिकल की टीम जाती थी, पूरा उनका मेडिकल का देखभाल करती थी और उस जगह पे जाके रिक्रूटमेंट करती थी और वहां पे पेंशन, जो रिटायरीज थे उनको पेंशन दिया करती। अनफॉर्चुनेटली ऑटोमेशन से क्या हुआ कि वो विजिट्स बहुत कम हो गई हैं और इस तरह से जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो मिला होता था वो कांटेक्ट बहुत कम हो गया है। मेरा तो यही विचार है कि वो जितने भी वो रिक्रूटिंग सेंटर थे उनको रिवाइव करना चाहिए और इंटीरियर एरिया में जाके इनको रिक्रूट करना चाहिए अपने इंडियन आर्मी में। वरना देखिए, इन्फ्लुएंस आपको माओवादियों का आपको पता ही होगा, तो इन्फ्लुएंस बेसिकली का चाइना का इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से माओवादी सक्रिय हुए थे नेपाल में। बहुत हद तक अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इस प्रकार की समीकरण दोबारा ना बने, इसके लिए इंडियन आर्मी गवर्नमेंट को एक वो करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जी, बस गोरखा रेजिमेंट के लिए आखिरी एक लाइन सर आपकी तरफ से। मुझे कोई शक नहीं है, गोरखास आर द बेस्ट एंड दे विल ऑलवेज डिलीवर। जहां भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे और हाईली डिसिप्लिन सोल्जर हैं। और इसकी जो वो है क्या कहते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस मुझे अच्छा लगता है सुन के। इसकी इम्पोर्टेंस रशा ने रिकॉग्नाइज करी है। मैं बल्कि गोरखास को हमेशा सैल्यूट करूंगा और मेरे लिए गोरखा कैन डू नो रॉन्ग। ओके सर, थैंक यू सर। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, समय देने के लिए और इतने अच्छे से बारीकी से चीजों को समझाने के लिए शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।